So today we will be seeing Tiger in the Zoo poem and we'll be seeing word meanings of this poem. I have already explained. We'll see word meanings in Hindi. Stalks means अक्कड़ कर चलना, अक्कड़ कर चलना. विविड यानी स्पष्ट यानी ब्राइट. स्ट्राइप्स यानी धारियां. फ्यू यानी कुछ. स्टेप्स यानी कदम. केज यानी पिंजरा. पैड्स यानी पंजा. वेलवेट यानी मखमली. क्वाइट यानी शांत. रेज यानी गुस्सा. तो he stalks in his vivid stripes, few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो जो टाइगर है वो उस केज में अकड़ के चल रहा है. ठीक है. उसकी बॉडी पे विविड यानी बहुत ही स्पष्ट, बहुत ब्राइट धारियां हैं, स्ट्राइप्स हैं. और उसका केज इतना बड़ा नहीं है कि वो खुल के चल सके, इसलिए वो कुछ ही कदम चल पा रहा है और अकड़ के यानी कि कुछ ही दूरी पर चल पा रहा है. ठीक है. उसके पैरों को बताया गया है कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट यानी उसके पैर कैसे हैं, उसके पंजे कैसे हैं, सॉफ्ट हैं. अगर आपको पता हो कि जो टाइगर फॉरेस्ट में रहता है उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही सख्त होते हैं, क्योंकि वो बताता है उसका हार्ड वर्क जो उसने किया है, वो बताता है कि उसने लाइफ में कितने चैलेंजेस को झेला है. लेकिन वो टाइगर जो कि जू में बंद है, उसने ना आज तक एक शिकार किया है और ना वो खुल के आज तक चल पाया है. तो इस वजह से उसके पैर बहुत सॉफ्ट हैं. इन इज क्वाइट रेज. और यहाँ पे क्वाइट रेज ये एक पोएटिक डिवाइस भी है, ऑक्सीमोरॉन. और इसमें क्या है, दो अपोजिट वर्ड्स को यूज किया गया है. क्वाइट का मतलब होता है शांत, रेज यानी गुस्सा. तो दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं लेकिन एक साथ यूज किए गए हैं. क्वाइट रेज यानी वो शांत भी है परंतु गुस्से में है. सेकेंड स्टैंजा लर्किंग का मतलब, सबसे पहले सेकंड स्टैंजा के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं. तो लर्किंग का मतलब होता है छिपकर. शेडो यानी परछाई. स्लाइडिंग का मतलब होता है सरक कर. वाटर होल यानी पानी पीने की जगह. वेयर यानी जहाँ. प्लम्प यानी मोटा. डियर यानी हिरण. पास यानी गुजरता है. तो he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the pump deer pass. तो यहाँ पे बोलते हैं कि वो जो टाइगर है वो छिपता है किसके पीछे, परछाई. परछाई यानी कि ग्रास के पीछे. यहाँ पे शेडो का मतलब परछाई नहीं, ग्रास है. तो वो जो टाइगर है वो ग्रास के पीछे छिप जाता है. और स्लाइडिंग यानी हल्का बहुत धीरे धीरे आगे सरकता है. नियर द वाटर होल. वाटर होल यानी कि कोई पॉन्ड या पानी पीने की जगह जहाँ पे एक डियर यानी कि एक हिरण जो कि कैसा है, मोटा है. सो प्लम्प डियर यानी एक मोटा सा हेल्दी डियर जो है वो वहाँ से गुजर रहा है. और ऐसा क्यों कर रहा है टाइगर, ये जो पूरी फिनोमिना है ये दिखाती है हमें किस तरह से टाइगर जो है हंट करता है अपने शिकार को. तो यहाँ पे आपको इकोसिस्टम को मेंटेन करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज़ कि फूड चेन कैसे मेंटेन होती है वो बताया जा रहा है. कि एक टाइगर जो है वो सबसे पहले ग्रास के पीछे छिपता है और स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास बहुत स्मूथ मूवमेंट करता है आगे की तरफ. नियर द वाटर होल जहाँ पे एक प्लम्प डियर क्या है, पानी पी रहा है और वहाँ से फिर वो गुजर रहा है. थर्ड स्टैंजा के कुछ वर्ड्स है. स्नार्लिंग यानी घुर्राहट. अराउंड चारों ओर. हाउसेज यानी घर. एज यानी किनारा. बेयरिंग यानी दिखाना. फैंग्स नुकीले दांत. क्लॉस यानी पंजे. टेरराइजिंग डराना. विलेज यानी गांव. तो यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा क्या है, he should be snarling around the houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो यहाँ पे अब आपको बताया क्या है कि ये जो टाइगर है ये घुर्राता है अराउंड द हाउसेस. यानी कि ये जो टाइगर है ये जो जंगल उसके आसपास जो घर बने हैं तो उन घरों के उस जंगल के एज पे जाकर के ये जो टाइगर है ये घुर्राता है.
सो स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, यानी घुर्राता है ये टाइगर घरों के आसपास, जो कि कहाँ पे है, विलेज की जो कि एकदम क्या है आपकी फॉरेस्ट की एज पे है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज। जो जंगल के किनारे पे घर हैं उन पर जा जाकर ये जो टाइगर है ये घुर्राता है ना, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। और इसका यहाँ पे हमें पूरा रूप दिखाया गया है कि इसके इसके जो मुंह है उसमें बड़े बड़े वाइट कलर की पॉइंटेड टीथ्स हैं, उसके पंजे जो क्लॉज हैं वो बड़े कैसे हैं, खतरनाक है। बेयरिंग यानी दिखाना, तो वो अपने सफ़ेद दांतों को दिखाता है, अपने क्लॉज को दिखाता है। और इसको देख करके, उसके क्लॉज को देख के, उसके पंजों को देख के, उसके हाथों को देख, उसके दांतों को देख करके जो विलेजर्स हैं वो डर जाते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइगर्स नहीं होते जंगल में, अगर डेंजरस एनिमल्स नहीं होते जंगल में, तो आज ह्यूमन बींग्स बहुत आराम से जंगल में जा पाते और जंगल्स को डिस्ट्रॉय करते। पर चूंकि हमें किसका डर है, जानवरों का डर है कि अगर हम जंगल में जाएंगे तो कहीं जानवर हमें मार ना दे, हम पे अटैक ना कर दे, हम जंगल पे नहीं जा पाते हैं। तो ये एनिमल्स जो है ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं जंगल को। इनके इस रूप को भगवान ने जो बना के दिया है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका ऐसा रूप नहीं होता, अगर ये इतने फिरोशियस नहीं होते, इतने डरावने नहीं होते, तो हम कभी भी जंगलों में घुस जाते और वहाँ पे हम डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। लेकिन इनके डरावने रूप की वजह से हम जा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनके बड़े बड़े दांत हैं, इनके क्लॉज हैं, जिसको देख के हम डर जाते हैं। और ऑब्वियसली डर तो हमें लगने चाहिए, क्योंकि डरावने भी होते हैं, ये खतरनाक भी होते हैं। स्टैंजा 4 है, फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। But he is locked in concrete cells, his strength behind the bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो स्टैंजा 4 में आपको जो वर्ड्स हैं, जैसे लॉक्ड, ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल्स, तो यहाँ पे जो लॉक्ड का मतलब क्या होता है, बंद होना, राइट। तो ये जो क्या कहते हैं, टाइगर है, ये लॉक्ड है कॉन्क्रीट यानी कि ठोस, एकदम टाइट सीमेंटेड सेल्स में, यानी पिंजरों में। इसकी जो सारी स्ट्रेंथ है यानी शक्ति है वो इस पिंजरे के भीतर बंद है, पीछे बंद है। इग्नोरिंग विजिटर्स, तो ये जो है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने उस केज की ही लेंथ को नाप रहा है, यानी उस केज में मूव कर रहा है। और इग्नोरिंग विजिटर्स, अपने विजिटर्स जो आ रहे हैं इसे देखने के लिए जू में, उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इसे पता है कि अगर ये उनको देख भी लेगा तो ये कुछ कर नहीं सकता है, वो केवल उसकी फ़ोटोज़ लेंगे, उसके पिक्स लेंगे, पर उससे वो कंफर्टेबल नहीं होता है। फिफ्थ स्टैंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, आखिर की आवाज़ उसे रात में सुनाई देती है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग यानी जो पहरा देने वाली कार्स आती हैं, रात को देखने आती है कि कोई जानवर खुला तो नहीं है, या कोई भी इंसान जो है, जो विजिटर था वो जंगल में रह तो नहीं गया है, किसी जानवर ने किसी इंसान का शिकार तो नहीं कर लिया है। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आईज, और ये जो टाइगर है ये अपनी ब्रिलियंट आईज से, अपनी सुनहरी प्रतिभाशाली आँखों से ताकता है, यानी देखता है स्टार्स को जो कि स्काई में है, जो कि ब्रिलियंट स्टार्स हैं। तो ब्रिलियंट स्टार्स को देख कर के वो ये गॉड से विश मांगता है, ये गॉड से डिज़ायर है उसकी, वो डिमांड करता है कि जैसे ये ब्रिलियंट स्टार्स स्काई में इंडिपेंडेंट है, वैसे मैं भी अपने जंगल में जा पाऊँ और इंडिपेंडेंटली वहाँ पे जी पाऊँ। तो यहाँ पे है, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. So the poet compares the behavior of a tiger when he is in zoo and when he is in his natural habitat, the jungle. In the first stanza,
not paragraph, stanza. The poet tells us that when the tiger is in the zoo, we can see him walking in his cage. So here we have used personification for tigers because we are using he for tiger. Okay, he use करें हम tiger के लिए, है ना? A tiger can be identified by the stripes of his body. A tiger can be identified by the strips on his body. His feet are as soft as velvet. So when he A tiger can be identified by the stripes on his body. His feet are so soft as velvet. So when he moves, no noise is made. When he is in the cage, he is angry because he feels trapped and longs to go out. तो यहाँ पे आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही बताया गया है, बस अब मैं अपने लिए रीड करती जा रही हूँ और आपको उसको पढ़ते जाना है. He should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where the plum deer pass. So he in the above line refers to the tiger. A tiger, when he is in the jungle, he conceals himself in the shadow. That means he hides himself in the shadow. He hides himself in a long grass and waits for his prey. Near the source of the water, animals come to the source of water to have water, and that's the time when the tiger attacks them and hunt it as in it as a place where he can find fat deer. So they are telling us about how a tiger hunts. I've already explained this. He should be snarling around the houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So, the tiger's natural behavior is to roar. So, it roars near the houses situated at the edge of the jungle. The tiger shows his white teeth and claws to scare the villagers. It's not that the tiger enjoys scaring the villagers, it's just the tiger's nature to do so. Now, but he's locked in concrete cells, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. The poet says that instead of doing what is in his nature, it's locked in cage in the zoo. His strength cannot break the iron bars of the cage. He walks in his cage, but he pays no heed to the people who come to the zoo. He pays no heed. That means he ignored the visitors who are coming. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and he stares with his brilliant eyes at brilliant stars. So, the last voice that he hears is the voice of the patrolling cars. The patrolling cars come to check if all the animals are safe in the cage. He looks at these stars with longing in his eyes, with a desire that I should also be the as free as the stars are. Like the stars shine in the darkness and give us light, he too hopes to be back in the jungle. Okay. तो बस अभी मेरे को आपको यही बताना था. अब यहाँ पे हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं. पर्सोनिफिकेशन है. जैसे पर्सोनिफिकेशन होता है इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करना विद ह्यूमन ट्रेट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला गया है ही फॉर द टाइगर, तो ही फॉर द टाइगर, टाइगर्स या एनिमल्स के लिए इट यूज़ करते हैं, बट वेयर हेयर वी आर यूजिंग ही. सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हमने यूज़ किया पर्सोनिफिकेशन. ऑक्सीमोरॉन, figure of speech in which apparently contradictory terms appear in conjunction in the poem. That means दो शब्द जो कि contradictory उनका एक साथ यूज कर देना. क्वाइट एंड रेज, इनके डिफरेंट मीनिंग्स है बट ये यूज किए गए हैं साथ में. मेटाफर कंपेयर्स टू ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग लाइक और एज. जब आप दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल शी इज अ बाबी, सो शी इज बाबी. शी इज अ बाबी, जब मैंने बोला कि वो एक बारबी है, अगर मैं बोलती शी इज लाइक अ बाबी या शी लुक्स लाइक अ बाबी, ठीक है, तो वो होता है सिमिली. लेकिन यहाँ पे जब मैंने एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो वो होता है आपका मेटाफर. ओके.
सॉरी, इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे। डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है मेटाफर में, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ हर हेयर्स आर लाइक बारबी, तो यहाँ पे मैंने हेयर्स को कंपेयर किया है, बालों को कंपेयर किया है बारबी के बालों से। लेकिन जब मैं कहती हूँ शी इज़ अ बारबी, दैट मीन्स मैंने किस ट्रेट को, किस कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर किया है बारबी से, वो मेंशन नहीं होता है। Central idea क्या था पोएम का? The poet through his poem wants to convey that animals should be in their natural habitat. No one likes to be trapped and caged. We all want to be free. So why animals should be treated differently? After all, they are also living beings. फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है, नेम द पोएट। तो पोएट का नाम क्या है? लेस्ली नॉरिस। ओके, देन वेयर इज द टाइगर? इन द जू। what does a tiger do in the zoo? A zoo, tiger in the zoo is not a zoo is not the natural habitat of the tiger. The tiger feels trapped. He walks the length of his cage. वो cage में घूमता है, ignoring visitors. He feels helpless and hope to be free someday. What does a tiger do in the jungle? When the tiger is in the jungle, he hides in shadow and he snarls and scares the villagers. डराता है villagers को. He enjoys the freedom. Okay. Now, why are zoo necessary? तो zoos की क्यों ज़रूरत होती है? Zoos are necessary because we learn a lot about animals. When we visit a zoo, zoos helps in preserving animals, also engage in breeding programs so that nearly extinct animals can be saved. तो zoos का कुछ फायदा भी है, वो यहाँ पे बताया गया था. Okay, bye.